तो अनुच्छेद 370 वो भी कम हो गया, राम मंदिर निर्माण हो गया, वो भी हो गया। 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से बाहर हो चुके हैं। पीओके हमारा था, है और ये रहेगा। लगभग आतंकवाद समाप्ति की पर है। जो हम कहते हैं वो करते हैं। पंजाबकेसरी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं हरीश चोपड़ा और मेरे साथ हैं सहयोगी पत्रकार सुरेंद्र पंडित और डॉक्टर अविनाश झा। लोकसभा चुनावों की गहमा गहमी से अब तक हम अंतिम दौर में पहुंचने वाले हैं। इस चुनाव में हमें बहुत सारे नैरेटिव जो है अलग अलग देखने को मिल रहे हैं और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बहुत ही परिपक्व राजनीतिज्ञ और उनका एक लंबा खासा अनुभव है। आइए लोकसभा चुनावों में विभिन्न मुद्दों पर उनसे बातचीत करते हैं। तो सर, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि बहुत सारे नैरेटिव हमें देखने को मिले। एनडीए का नैरेटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से प्रचार किया, आपने जिस तरह से प्रचार किया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह प्रचार किया, और दूसरी तरफ इंडिया हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जी जेपी नड्डा जी। तो आप क्या महसूस करते हैं कि आपका जो नैरेटिव है वो समाज के हाशिए पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच गया है? देखिए, इस देश की जनता पूरी तरह से आश्वस्त है। ये मोदी जी के नेतृत्व की गवर्नमेंट यहाँ पर होगी तो समाज की अंतिम सीढ़ी पर भी जो लोग बैठे हुए हैं उनकी भी वह गवर्नमेंट चिंता करेगी। केवल करेगी नहीं, इसके प्रति वह पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए लोगों के आर्थिक हालात में सुधार हुआ है, ये सभी महसूस करते हैं। यहाँ तक कि नीति आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 8 वर्षों के अंदर ही भारत में 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से बाहर हो चुके हैं। मैं समझता हूँ आज़ाद भारत के इतिहास में किसी गवर्नमेंट की इतनी मेजर अचीवमेंट कभी नहीं रही है इस फ्रंट पर। हमने आपको सीमाओं पर सैनिकों के साथ रण क्षेत्र में भी देखा और चुनावी रण में भी देख रहे हैं। आजकल पीओके का मुद्दा बहुत ज्वलंत है। पीओके में जो भी उबाल आया उसका प्रभाव जो है वो भारत की राजनीति पर देखने को मिला। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीओके को हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम वहाँ के लोग स्वयं ही हमारे पास शामिल होना चाहिए। यह बात 3-4 साल पहले मैंने कही थी आर्मी डे के अवसर पर, और आपने देखा कि वैसे हालात बनते हुए आपको पीओके में दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा कि पीओके को लेने के लिए शायद आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी अथवा कोई कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीओके हमारा था, है और यह रहेगा। पीओके में जिस तरीके से असंतोष पैदा हुआ है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जिस तरीके से पीओके की उपेक्षा की है, अब स्वयं वहाँ से डिमांड उठने लगी कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि पाकिस्तान का झंडा पीओके के लोगों ने उतार दिया। इसका मतलब 4 साल पहले जो मेरा अनुमान था वह सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ के प्रदर्शन में भारतीय ध्वज तक लहराए गए हैं और लोगों की जन भावना ये है कि वो भारत से मिलना चाहते हैं। अब बात करते हैं चाइना की। चीन से हमारा सीमा विवाद तो है ही है और सीमा पर अभी भी गतिरोध प्रारंभ से ही है, गतिरोध बना हुआ है और यहाँ तक ऊपर नीचे का सवाल है, वो वार्ता भी जारी है। अब सवाल यह है कि चीन हमारे भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते हैं उनको भी कहीं हद तक प्रभावित। देखिए, दुनिया किसी देश को किसी देश के साथ रिश्ते बनाने के मामले को रोका नहीं जा सकता। दुनिया का कोई देश है, हम ही दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखते हैं। मल्टी अलाइनमेंट की हमारी पॉलिसी है, उसी पॉलिसी पर हम चल रहे हैं। तो चाइना भी बनाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, जिसके साथ बनाना हो बनाए। लेकिन जहाँ तक चाइना का प्रश्न है, ये सीमा विवाद है भारत और चाइना के बीच में, कहीं दो राय नहीं है। लेकिन इस समय जो बातचीत हो रही है भारत और चाइना के बीच, अभी तक की जो बात हुई है अथवा हो रही है, वो एक अच्छे माहौल में इस तरह बातचीत चल रही है। इसलिए परिणाम की प्रतीक्षा हमको करनी चाहिए। तो सेनाओं की जो पूर्व की स्थिति थी वो बहाल होने की उम्मीद है। देखिए, अब इसके बारे में पूरा खुलासा नहीं करूंगा कि हमारी सेना कहाँ है, उनकी सेना कहाँ है, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो कुछ भी होगा सम्मानजनक हो। अच्छा, आपके कार्यकाल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई भारत को कि रक्षा क्षेत्र में जो उत्पादन का मामला है, जहां हम सबसे बड़े
आयातक थे, अब हमने निर्यात शुरू कर दिया है, लेकिन बड़े सौदे अब भी हम बड़े देशों के साथ कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भरता की और बढ़ते दो चार साल में कोई भी देश किसी भी क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। ये लंबा प्रोसेस है, कम से कम 25, 30, 40 वर्षों तक अथक परिश्रम इसके लिए करना पड़ेगा। अब यह सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ किया है कि भारत में डिफेंस के क्षेत्र में भी हमको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और आपको याद होगा कि 2014 में तक बामुश्किल 600 करोड़ रुपए का केवल एक्सपोर्ट होता था, और अभी हाल में ही 31,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हम लोगों ने किया है। और हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2029-30 आते मोर देन 50,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, सीमांत क्षेत्रों में जहाँ तक बुनियादी ढांचे का सवाल है, जिससे आर्मी को बहुत ज़्यादा मदद मिले, जैसे नॉर्थ ईस्ट हुआ, आपने वहाँ भी परियोजना का उद्घाटन किया। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सीमांत क्षेत्रों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ हुआ है। जो लोग भी अब सीमांत क्षेत्रों में जाते हैं, सीमा के पास जाते हैं, उनको यह सब सारा जो कुछ भी वहाँ पर हमारे सीमा के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों का विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, उसको देखकर लोगों को प्रसन्नता होती है कि भारत ने इतना किया है। पहले तो कोई इसके लिए प्रयास ही नहीं करता था। मैंने कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट का तो ये मानना था कि यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यदि हम सीमा के नज़दीक कर देंगे तो चाइना की सेना भारत में घुस आएगी, भारत के सड़कों के माध्यम से। इस प्रकार का भय था। विपक्ष जिस तरह से संविधान और आरक्षण को लेकर के आरोप लगा रहा है और जिस तरह से प्रधानमंत्री उसका जवाब दे रहे हैं, इस स्थिति पर आपका क्या कहना है? देखिए, संविधान के प्रियम्बल में यानी प्रस्तावना में सबसे पहले संशोधन यदि किसी ने किया है तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया है। हाँ, वो 42वां संशोधन था। जबकि हमारी संविधान सभा के जितने सम्मानित सदस्य थे, सबकी ये उत्कट इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी, और उनका मानना भी था कि संविधान में थोड़े बहुत संशोधन आवश्यकता अनुसार तो किए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में उसके प्रियम्बल में यानी उसकी प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। पहली बार यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। रोजगार और महंगाई, ये कितने बड़े मुद्दे हैं इस चुनाव में? नहीं, रोजगार महंगाई का जहाँ तक सवाल है, महंगाई को लेकर कोई संकट नहीं है। हाँ, रोजगार निश्चित रूप से एक चुनौती है, और मैं कह सकता हूँ रेट ऑफ इन्फ्लेशन का जहाँ तक सवाल है, यानी महंगाई का सवाल है, आप दुनिया के जो विकसित देश माने जाते हैं उनमें देख लीजिए, वहाँ से हमारा कम है। और इस समय तो सारी दुनिया मानती है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहीं की ये तो भारत की है। अच्छा सर, अभी बार बार ये 400 पार का जो नारा है, शशि थरूर जी की एक संकल्प है कि नारा नहीं है। अच्छा, एक संकल्प। तो जो ये उस पे शशि थरूर साहब कह रहे थे कि नहीं ये तो व्यवहारिक सोच से ही परे है, तो क्या वास्तव में ऐसा है क्या? उनके लिए सोच से परे होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने 10 वर्षों में काम करते हुए, जनहित के काम करते हुए जन सामान्य का विश्वास प्राप्त किया है, आज तक किसी भी गवर्नमेंट में इस हद तक का विश्वास उनको कभी नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए उनके लिए यह काल्पनिक हो सकता है, हमारे लिए यथार्थ है। बहुत सारे राजनीतिक दल जो है वो फ्री बीज, जैसे रेवड़ियाँ, मुफ्त की रेवड़ियाँ की घोषणाएं की जा रही हैं, लगातार हो रही हैं। तो राज्य विधानसभा के चुनाव में भी था और अब भी सबसे ज़्यादा दिल्ली में है। आम आदमी पार्टी का। तो क्या खैरात बांट कर अर्थव्यवस्था बिल्कुल को चलाया नहीं जा सकता है? सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रयास होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने घर बनवाना शुरू किया गरीबों के लिए, तो ये फ्रीबीज नहीं है। हमने किसानों को 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत देना शुरू किया, फ्रीबीज नहीं है ये। यदि हमने उज्ज्वला योजना लागू की तो फ्रीबीज में नहीं है। ऐसे कई योजनाएं हैं। आयुष्मान भारत की योजना आपने देखा होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस, ये तो अनिवार्य दुनिया के कई देशों में है, ये फ्रीबीज के अंतर्गत नहीं आएगा। सर, एक सवाल है आपके ही मंत्रालय से संबंधित, अग्निवीर योजना, अभी हाल फिलहाल में आपने कहा कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता होगी, इफ़ चेंजेस रिक्वायर्ड तो आप लाएंगे, ऐसा क्या? अभी किसी भी प्रकार के संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अग्निवीर अभी स्कीम प्रारंभ हुई है, और अग्निवीर के जवानों से जो हम मिले हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं। उनके भविष्य की चिंता करना यह सरकार का काम है, और सरकार उनके भविष्य के साथ किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं होने देगी।
10th क्लास पास करने के बाद यदि कोई अग्निवीर बनता है, 4 साल में उसके पास इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट भी होगी, कौशल विकास का एक सर्टिफिकेट भी उसके पास होगा, और साथ ही बात 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख रुपए की धनराशि भी उसके हाथों में होगी। वो पढ़ाई करना चाहता है, ग्रेजुएशन की कर सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन की कर सकता है, बीटेक की कर सकता है, मेडिकल की कर सकता है, जो भी करना चाहे कर सके, किसी कंपटीशन में बैठ सकता है। लेकिन यह भी आवश्यक था कि अपने सेना में यूथफुलनेस लाई जाए। तो सेना में यूथफुलनेस लाने के लिए यह कदम उठाया गया है। और साथ ही साथ समाज में भी एक ऐसी डिसिप्लिन्ड फोर्स होनी चाहिए, वेल ट्रेंड फोर्स होनी चाहिए कि कभी दुनिया के किसी देश से युद्ध की आवश्यकता पड़ी तो समय आवश्यकता पड़ने पर उन्हें भी हम आमंत्रित कर सकते हैं। यह दूर की सोच के आधार पर यह फैसला लिया गया है। तो सेना को भी लाभ है इससे? बिल्कुल है। जो कुछ भी हुआ है, 4 साल की अवधि का जो ट्रेनिंग है उससे सेना को लाभ है, देश को लाभ है। स्वाभाविक है। वो तो जब ट्रेंड हैं, आर्मी की ट्रेनिंग ले रखी है, तो कभी आकर 10 दिन की ट्रेनिंग करके जो सीमा पर तैनात हो सकते। लेकिन फिर युवाओं में इतनी अवधारणाएं क्यों हैं कि ये बिल्कुल अवधारणा नहीं है, केवल गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई है, उनको गुमराह किया जा रहा है। मैं समझता हूँ 4 साल के बाद हालात बदले हुए नजर आएंगे लोग। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने उस पर मोहर लगा दी है और निर्णय भी आ चुका है सामने। अब जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है, चाहे वो 12 पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार और तो खासतौर पर 370 अनुच्छेद हटाए जाने के बाद जो पहले चुनाव हुए हैं उनमें चाहे हम सपोर देख लीजिए, जो आतंकवाद का या जिन्हें कहते हैं कि एक कमांडर लगभग आतंकवाद समाप्ति की पर है। अब विधानसभा की मामला है। अब जम्मू कश्मीर को राज्य विधानसभा का पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात सामने पक्की तौर पर होगी जी। हाँ, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। ये तो निश्चित है कि सितंबर से पहले वहाँ चुनाव कराए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पूरी तैयारी हो चुकी है। ऑलरेडी हम लोगों का कमिटमेंट है पूरा करें। सबसे बड़ी पूंजी हमारी क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है। जो हम कहते हैं वह करते हैं। एक प्रश्न कोई आप बतलाइए कि हमारी पार्टी ने फैसला किया हुआ, इंडिविजुअल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पार्टी ने कोई अपने घोषणा पत्र में कोई चीज़ दिया हो, कुछ वादा किया हो और उस वादे को पूरा न किया हो, एक चीज़ बतलाइए। विपक्ष लगातार ये शोर मचा रहा है कि मोदी जी के शासनकाल में लोकतांत्रिक प्रतिष्ठानों को क्षति पहुंचाई गई है और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। मैं ये कहता हूं कि ईडी सीबीआई क्या हमारे समय बनी है? ईडी सीबीआई का फॉर्मेशन तो ये कांग्रेस के समय हुआ, लेकिन ईडी सीबीआई के ये लोग हाथ पैर बांध कर रखते थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई की जानी चाहिए वह करने नहीं देते थे। जैसे 2014 के पहले केवल 34 लाख रुपए इन लोगों ने जब्त किए हैं भ्रष्टाचार के मामले में, और 14 के बाद हम लोगों ने 22,000 करोड़ जब्त किए हैं। और इतना ही नहीं, मोर देन 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ से ज्यादा संपत्ति ईडी सीबीआई ने लोगों की जब्त की है। लेकिन जिस संस्था को आपने बना रखा है, जिस एजेंसी को बना रखा है, आप उस एजेंसी को काम ही नहीं करने देंगे, तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। सर एक ये सवाल सबसे कॉमन है सर इस चुनावी उसमें कि इंडी गठबंधन को लेके कि बीजेपी के सामने किस तरीके की चुनौतियां रहीं, वो मानते भी हैं या नहीं मानते हैं, या जो लोग उनसे पार्टी से जुड़े हुए हैं उनमें किस तरीके का सहयोग है या नहीं है, कितनी चुनौती मानते हैं? क्या है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहाँ दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और पंजाब में एकदम बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। कैसा अलायंस है? तो उससे सर बीजेपी को कुछ कि वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो नहीं होगा, तो उससे बीजेपी को नुकसान होने पास होगा तब ना उसका ध्रुवीकरण होगा। वोट है ही नहीं तो ध्रुवीकरण कहाँ से होगा? अच्छा सर, इसी से जुड़ा था सर कि जैसे मैंने कहा ना कि गैर भाजपा जितनी भी हमारी इंडिया अलायंस की पॉलिटिकल पार्टी हैं, भारत की राजनीति में वो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। और मैं ये कहूं कि भारत की राजनीति में उन्होंने क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट पैदा किया है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। भारत की राजनीति में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को चुनौती के रूप में किसी भी पार्टी ने स्वीकार किया है तो बीजेपी ने स्वीकार किया है। 51 से हमारे घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए, और आज तक जो कहते चले आ रहे थे
कि संसद में बहुमत मिलने के बाद इसे करेंगे, उसको कर दिया। लेकिन विपक्षों का कहना है कि सरकारी नौकरियों में कटौतियां हुई, वो आपके ही शासनकाल में हो रहा है, ऐसा क्या? बेबुनियाद और निराधार आरोप। इसके लिए हमारे पास आंकड़े हैं कि मैं कभी दे सकता हूँ। जनसंघ काल से ही भाजपा भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्य एजेंडे रहे हैं। एक तो अनुच्छेद 370 वो भी कंप्लीट हो गया राम मंदिर निर्माण हो गया, वो भी हो गया। अब राज्यों में तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। समान नागरिक संहिता को लेकर के अब राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, भारत के संविधान के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल है, उसमें यह है समान नागरिक संहिता, यूसीसी। तो जो संविधान कह रहा है, हम उसको तो अपना पवित्र ग्रंथ की तरह मानते हैं, उसे लागू करेंगे ही। लेकिन भारत में चाहे कोई किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसके धार्मिक हितों को किसी भी सूरत में चोट नहीं पहुंचने देंगे। अब जैसे इसके पहले 3 तलाक हम लोगों ने समाप्त किया, और कोई कहे कि भाई ये तो मुस्लिम्स का मामला था, आपने क्यों किया? उनको मैं बतलाना चाहता हूं, कोई बेटी, बहन, माँ, चाहे किसी भी धर्म की मानने वाली क्यों न हो, उसके ऊपर जुल्म और अत्याचार होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी, सरकार बने या न बने। हम केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, नेशन बिल्डिंग के लिए करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। अब सरकार बनाने का रास्ता उत्तर प्रदेश के रास्ते से माध्यम से गुजरता है, तो आप तो चारों तरफ से गुजरने लगे। उत्तर प्रदेश में वैसे अब इस बार अब कई राज्यों में स्वीप कर रहे हैं। नहीं सर, दक्षिण भारत की क्या स्थिति दक्षिण रही? भारत में भी हम सीटें प्राप्त करेंगे, अच्छी खासी सीटें प्राप्त करेंगे। एक चीज़ और था सर, जब इलेक्शन से ठीक पहले ही रूपाला साहब का बयान आया क्षत्रिय समाज को लेके, आपको नहीं लगता कि सर उसकी वजह से काफ़ी नुकसान रहा? हमें राजस्थान में होने की उम्मीद है, रहा तो अभी नहीं, ऑलरेडी उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया था। लेकिन फिर भी सर रोष तो बहुत देखा गया सर, जितने नहीं, कहीं 1 आध 2 4 लोगों का दिखाई आपको दिया होगा। देश में बहुत ही सहज सामान्य स्थिति है। कभी आप रिपोर्टर्स को भेज कर देखिए। आज ही मैं हरियाणा से आ रहा हूँ, आप देख लिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 94% से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। अच्छा, किसान मुद्दे अभी भी वैसे के वैसे ही खड़े हैं, वैसे ही उनका विरोध भी सामने प्रकट हो रहा है। अभी कल ही कहाँ कौन कर रहा है? नहीं, पंजाब में देखिए आप, वो ऐसे ही 2-4 लोग जो हर आंदोलन करने की, वो तो सर आपकी डिमांड कर रहे थे कि अगर वो आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, किसानों के प्रति हम लोगों के मन में बेहद सम्मान है, और मैं समझता हूँ कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जितनी बड़ी है, वह लागत मूल्य का लगभग 1.5 गुना हो गई है। माने मोर देन 50%, लागत मूल्य पर 50%। कोशिश हम लोगों की यही है। फर्टिलाइजर की कीमत, एक बोरी जो फर्टिलाइजर है इंडियन रूपी में देखा जाए तो अमेरिका में 3,000 रुपये प्रति बोरी मिल रही है, और भारत में 260 रुपये प्रति बोरी मिल रही है, और यही पाकिस्तान में लगभग 800 रुपये से ज़्यादा बोरी मिल रही है। हर चीज़ में 6,000 रुपये से हर किसान को हम दे ही रहे हैं प्रतिवर्ष। अब तक के 5 चरणों में जो कम मतदान है वो बहुत सारी शंकाएं और संभावनाएं पैदा करता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा है कि इंडिया अलायंस से यह देश पूरी तरह से निराश हो चुका है। उनके जो समर्थक हैं, थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं, वो हताशा और निराशा में डूबे हुए हैं इस समय। वो मतदान करने के लिए जिस उत्साह के साथ जाना चाहिए वो नहीं जा पाए। हमारे मतदाता जा रहे हैं। आज थोड़ा बहुत गर्मी का भी असर है, सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। सर अभी बीच में अभी सवाल लगातार उठता रहा घुसपैठियों को लेकर। पश्चिम बंगाल ने तो कह दिया कोई बात नहीं साहब, हम तो आने देने चाहते हैं। तो घुसपैठियों को लेकर अभी सरकार क्या पहल करेगी सर नई सरकार बनने के बाद? लगातार आप लोगों ने भी अपने भाषणों में इस बात को करना चाहिए वो खूब घुसपैठिए भी अब समझ रहे हैं अच्छी तरह। भारत में घुसने की हम कोशिश करेंगे तो हमारा हश्र क्या होगा। सर एक सवाल है, जानकारी के मुताबिक आप तो 13 वर्ष की अवस्था में ही आरएसएस से जुड़ गए, और 5 दशकों में आपने राजनीतिक करियर में कई सम और विषम परिस्थितियां आपने देखी। कुछ ऐसे अनुभव जो हम सबों के साथ आप साझा कर सकते हैं? देखिए, हमको सबसे बड़ी चीज़ जो राजनीति में लगती थी, अब उसको तो चैलेंज के रूप में हमने स्वीकार करके उस संकट को समाप्त किया है।
राजनेता को और राजनीतिक पार्टियों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोलते समय शब्दों को बहुत नाप तोल के बोलना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में भी मर्यादाओं का अतिक्रमण किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। राजनीति इस शब्द में नीति शब्द है, तो इस राजनीति के माध्यम से जो होना चाहिए न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। और यह नीति शब्द भी संस्कृत के नए धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। विडंबना है कि सारी राजनीतिक पार्टियों ने इस राजनीति शब्द के अर्थ व भाव को कम किया है, लेकिन इस राजनीतिक शब्द के जो खोए हुए अर्थ व भाव को भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी प्रतिष्ठापित कर रही है, किया भी है। जैसे 10 वर्षों में एक भी करप्शन का चार्ज हमारी गवर्नमेंट पर नहीं लगा। इन लोगों की 10 साल की कोई गवर्नमेंट बतला दीजिए जिस पर करप्शन के चार्जेज न हो। मैंने अन्ना हजारे साहब आंदोलन के भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया और कहा भविष्य में भी कोई राजनीतिक पार्टी जो आंदोलन में शामिल थे हमारे साथ, वो नहीं बनाएंगे, नहीं तो हमारे आंदोलन की साख, हमारे आंदोलन की विश्वसनीयता, इस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। अच्छा, वर्तमान सियासत में कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सैद्धांतिक और वैचारिक शून्यता पैदा हो रही है। रात रात में निष्ठाएं बदल, बिल्कुल चुनाव से पहले तक निष्ठाएं और आस्थाएं बदल जाती हैं। देखिए, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसकी एक अपनी दार्शनिक अवधारणा है, जिसकी एक अपनी आइडियोलॉजी है, जिसका एक अपना विचार है, जिसके अपने कार्यक्रम है। अब यह मैं यदि इस विषय पर बोलना शुरू करूंगा कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है, तो बहुत लंबा विषय है। माने इसमें इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, यह हमारी आइडियोलॉजी है, एकात्म मानववाद। माने मनुष्य का भी कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट कैसे हो, समग्र विकास कैसे हो, ये आइडियोलॉजी भारत में ही नहीं विश्व में किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास है तो भाजपा के पास है। अब मैं 3 घंटे इस पर बोल सकता हूं आइडियोलॉजी के ऊपर। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से बचने का आरोप प्रत्यारोप। और देखिए, कांग्रेस का विश्वसनीयता का जहां तक सवाल है, महात्मा गांधी ने कहा था 1947 में, कांग्रेस के झंडे तले हम लोगों ने आज़ादी हासिल की है। हर प्रकार की विचारधारा के लोग इस झंडे के तले इकट्ठे हुए थे। आज़ादी मिल गई है, कांग्रेस को भंग कर दो, नई पार्टी का गठन करके आप अपना राजनीतिक यात्रा प्रारंभ करो। लोगों ने महात्मा गांधी की बात नहीं मानी। ये लोग क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को चैलेंज के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। जो कहा इन्होंने किया है, हमको बताए कोई ना। ये हमारे ऊपर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। आप इमरजेंसी लगाए हो, लाखों लोगों को जेलों में डाला है। मैं स्वयं जेल में रहा हूं, 24 साल की उम्र में जेल में रहा हूं। मां की डेथ हो गई, पेरोल नहीं दिया, उसके बाद भी मैंने मुझे लगता है कि कुछ तो हया शर्म होनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने सभी प्रश्नों के 2 टूक और बहुत ही स्पष्ट वादिता के साथ उत्तर दिए हैं। चुनावी व्यस्तताओं के बीच हमें समय देने के लिए पंजाब केसरी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत